गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अशोक शर्मा हिस्टोरिकल इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 10वीं क्लास का भूगोल का पहला लेसन है संसाधन और विकास। हम जो संसाधनों के बारे में जानेंगे और उनका किस प्रकार से जो है विकास हम कर सकते हैं या उनके जो विकास से हमें किस प्रकार से सहायता मिलती है। तो आइए हम जो है शुरुआत करते हैं पहले लेसन से, संसाधन और विकास। संसाधन किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसको बनाने में तकनीकी उपलब्ध है तथा जिनका आर्थिक रूप से कुछ मूल्य है, उसे संसाधन कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जो हमारी जो आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसको बनाने के लिए हमें कोई ना कोई तकनीक के द्वारा हम उसको बनाते हैं और जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो उसको कोई ना कोई आर्थिक जो है मूल्य हो जाता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। आपको पता ही होगा, आप जो है अपने आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनको देखिए जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वे सभी जो है हमारे संसाधन हैं। अगला है संसाधनों के प्रकार। संसाधन जो 3 प्रकार के हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव तथा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा सीधे मिलते हैं, जिस पर मानव का कोई भी जो है सहयोग नहीं है, जैसे पेड़, पर्वत, जल आदि। ये जो है हमें प्रकृति से सीधे मिलते हैं और हमें किसी भी मानव क्रिया के बिना ये हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वो होते हैं जिनको मानव के द्वारा बनाया जाता है, जैसे रेल, सड़क, पुल आदि। ये सभी जो क्रियाएं हैं मानव के द्वारा ही पूरी होती हैं। अगला है मानव संसाधन। मानव स्वयं एक संसाधन है। यह संसाधनों को अपने ज्ञान, कौशल तथा तकनीकी द्वारा प्रयोग में लाता है। मानव स्वयं यानी कि जो मनुष्य जो है स्वयं एक संसाधन है और वह संसाधनों को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कौशल, स्किल के द्वारा तथा अपनी तकनीकी या फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इन सभी अलग अलग वस्तुओं को या संसाधनों को प्रयोग में लाता है। अब जो हम संसाधनों के का वर्गीकरण करते हैं और जानते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। ये जो संसाधन 2 प्रकार के हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें जो है जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि। जिनमें जो है जीवन पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव जिनमें जीवन नहीं पाया जाता उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे पर्वत, नदियाँ, भूमि आदि। दूसरा है, हम पढ़ते हैं समापत्य के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के हैं। समापत्य के आधार पर जो है संसाधन 2 प्रकार के हैं, एक नवीकरण योग्य तथा दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूर्ति हो जाए उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं, या इन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्यजीव आदि। इन सभी को जो है संसाधनों को नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। इसके लिए मैं आपको फिर एक बताता हूँ, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद कुछ ही समय में इनकी जो है पूर्ति हो जाती है दोबारा, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। अगला है अनवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाएं तो उनकी दोबारा पूर्ति में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा जीवाश्म ईंधन आदि। ऐसे संसाधन जो एक बार इस धरती से समाप्त हो गए
तो उनको दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे संसाधनों को जो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा जीवाश्म ईंधन। इन तीन चीज़ों को अगर देखें, कोयले को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, पेट्रोलियम को भी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और जीवाश्म ईंधन को बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए जो है इन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। अगला जो है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। स्वामी यानी कि मालिक, जिनके मालिक हैं उसका आधार पर जो है संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पहला हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उसे निजी संसाधन भी कहा जाता है। ऐसे संसाधन जिसका पर किसी एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है उसे निजी संसाधन कहा जाता है, जैसे घर, खेत आदि। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व। ऐसी भूमि जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। ऐसी भूमि जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक स्वामित्व का संसाधन कहा जाता है, जैसे सरकारी स्कूल, धर्मशाला, तालाब, पार्क, सरकारी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि। फिर तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। यानी कि किसी तकनीकी के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा अगर किसी देश में जो संसाधन पाए जाते हैं या पनपते हैं या उनका विकास किया जाता है तो उसे जो है राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, जैसे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन आदि। और चौथा जो है, फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश की 200 किलोमीटर की तटीय दूरी से परे संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। किसी देश की तटीय यानी कि समुद्री सीमा की 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर जो संसाधन पाए जाते हैं, किसी भी देश की वहाँ पर सीमा नहीं लगती, उस पर जो है किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, बल्कि उस पर पूरे सभी देशों का अधिकार होता है। ऐसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी कहा जाता है। अगला है विकास के स्तर पर संसाधनों का आधार, यानी कि विकास के स्तर पर। तो इसके जो है पहला है संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं हो रहा है उन्हें संभावित संसाधन कहा जाता है, जैसे भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान तथा गुजरात में पवन तथा सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं लेकिन अभी उसका जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे संसाधनों को जो है संभावी संसाधन भी कहा जाता है। संभावनाएं हैं लेकिन उसका वर्तमान में प्रयोग या उपयोग नहीं हो रहा है, उन्हें संभावी संसाधन कहा जाता है। अगला है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हो रहा है तथा उसकी मात्रा भी जो है निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधन जो वर्तमान समय में उनका उपयोग किया जा रहा है और उनकी जो है मात्रा जो है निश्चित की गई है, उसे ही जो है विकसित संसाधन भी कहा जाता है। और थर्ड है भंडार। ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके लेकिन तकनीकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, उसे भंडारण में शामिल किया जाता है। भंडारण का मतलब ऐसे संसाधनों हैं जो पर्यावरण में हैं, हमारी प्रकृति में हैं, लेकिन मानव की आवश्यकताओं को वो पूरा कर सकते हैं। यानी कि प्रकृति में हैं, वो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी का अभाव, यानी कि उनको पूरा करने, उनको प्राप्त करने के लिए मानव के पास जो है तकनीक नहीं है और वो उसकी पहुंच से बाहर हैं। ऐसे संसाधनों को जो है भंडारण में शामिल किया जाता है। फिर फोर्थ है विकास स्तर पे
संचित कोष ये भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें तकनीकी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और भविष्य में इनका प्रयोग लाया जा सकता है। जैसे बांधों का पानी, वन आदि संचित कोष में शामिल किया जाता है। संचित कोष जो है वो कोई बाहर का नहीं बल्कि भंडार का ही हिस्सा है, लेकिन मानव ने ऐसी तकनीकी के द्वारा उनका जो धीरे धीरे प्रयोग में लाया जाता है और भविष्य में मानव की जो है इनकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे बांधों के द्वारा पानी उपलब्ध करवाना, वनों के द्वारा मानव जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उन्हें सिंचित कोष कहा जाता है। अब हम जो है अगला जो टॉपिक हमारा है संसाधनों का ह्रास। कि संसाधनों का क्या कारण है कि जो धीरे धीरे संसाधन हमारे कम होते जा रहे हैं, और अगर संसाधन अगर इसी तरह से अगर ज़्यादा कम होते गए तो एक ऐसा समय आ जाएगा मनुष्य जो है संसाधनों से विहीन भी हो जाएगा, यानी कि संसाधन उनके पास नहीं रहेंगे। और इसके कारण क्या है? पहला कारण है व्यक्ति के लालच के कारण। व्यक्ति अपने लालच आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता है, उन्हें बेच देता है। संसाधन समाज के संपन्न लोगों के हाथों में आ गए हैं। संसाधनों का प्रयोग वही करता है जिसके पास पैसा है, क्योंकि संसाधनों को विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा तकनीकी की आवश्यकता है, और तकनीकी वो ही व्यक्ति ले सकते हैं जो पैसे से संपन्न हैं। इस प्रकार से जो है समाज के संपन्न लोगों के पास जो है संसाधन के हाथों में आ गए हैं। तीसरा है समाज में अमीर और गरीब का में बट गया है। संसाधनों जो है कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ जाने से वे अमीर हो गए हैं, और जो संसाधनों से हीन है, यानी कि जिनके पास संसाधन नहीं है, वो गरीब हो गया है। समाज जो है दो वर्गों में बट गया है, अमीर और गरीब में। और फोर्थ है संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग में से वैश्विक स्तर पर संकट खड़ा हो गया है। यानी कि हम संसाधनों का इस प्रकार से जो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं जिससे जो हमारी प्रकृति के में जो है संकट खड़ा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन, यानी कि हमारी भूमंडल का जो है तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओजोन परत में छेद हो गया है। हमारी जो ओजोन परत है जो कि सूर्य से आने वाली जो खतरनाक जो किरणें हैं उनसे हमारे बचाता है, उसमें छेद हो गया, जिससे हमारे यहाँ मानव में जो है अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण में जो है अलग अलग प्रकार से प्रदूषण होना और भूमि नमीनीकरण आदि, इसके द्वारा जो है हमारा पर्यावरण में अलग अलग प्रकार से संकट खड़ा हो गया है। अगर इसी तरह से अगर हम चलते रहे तो आने वाले समय में हम जो है संसाधनों से के द्वारा भी ख़त्म हो जाएंगे, और हमारा जो भूमंडल है या पृथ्वी है उसका संतुलन भी बिगड़ जाएगा। अगला है संसाधनों का ऐसे ही दोहन होता रहा तो हमारी पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी है संसाधनों का संरक्षण। अगर हम मानव इसी तरह से अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग करता रहा तो हमारी पृथ्वी से संसाधन खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त हो गए तो वो संसाधनों से विहीन हो जाएगा। संसाधन को रखने के लिए ज़रूरी है कि संसाधनों का संरक्षण यानी संसाधनों की हमारे द्वारा रक्षा या संभाल कर रखा जाना। इस प्रकार से अगला जो टॉपिक हमारा सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तब वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, साथ ही भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन चीज़ों को बचा के रखता है, उसे ही जो है सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। आज का जो टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे संसाधन और विकास के बारे में और जो है इसके लिए आप जो है वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।